जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज अपने पैतृक जिले में राजस्थान की ट्रिप के बाद। एक दिन का भी अभी गैप नहीं हुआ है, 24 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक बार आओ। 2-3 महीने से बेचारे परेशान थे, तो मुझे लगा कि भागते शेड्यूल में से आज किसी भी तरह करके ये काम कर लेते हैं। संडे का दिन है थोड़ा सा, और लोग भी फ्री हैं। हालांकि किसान के लिए तो क्या संडे क्या मंडे, तो हमने दोपहर में रखा ताकि हम अपने दोपहर तक के अपना चारा वारा पशुओं का करके कंप्लीट अपना आके बैठ जाएं। मैं आपका एक परिचय कराऊंगा, उसके बाद हम चौपाल चर्चा शुरू करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह और मेरे ग्राम का नाम जमालपुर मान, तहसील चांदपुर और ज़िला बिजनौर का रहने वाले हैं। और आप बहुत प्रयास के बाद आपसे संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद आज जो है इनसे ये हमारे यहाँ आए हैं, डायरेक्ट रूबरू हो गए। हाँ, बैठो डॉक्टर साहब। सभी को मेरी नमस्ते, जय। मेरा नाम राहुल जवान है। राहुल जवान के नाम से आप लोग सोचते हो यार जवान कौन सा टाइटल आ गया, आप किस बिरादरी में आता है। नहीं, तो मैं भारतीय सेना से हूँ। मेरी ना कोई जाति है ना कोई बिरादरी है। 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ। 2012 से मैं किसानों के लिए काम करना शुरू किया था। मैंने जब मैं सेना में था तो मुझे लगा कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं प्रयास करके देखूँ। और आप ही जैसे लोगों के घरों में से, आप ही जैसे बच्चों के बीच में से मैं एक बच्चा निकला आगे। और बस मेरे पास एक चीज़ थी, दृढ़ इच्छा शक्ति। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिक्कतें तो बहुत आई, आज भी हैं, लेकिन मैं कभी उनसे घबराता नहीं। जो काम करना है वो करना है। तो किसानों की मदद वास्तविकता में कोई नहीं कर रहा था, जैसा मुझे लगा। दिखावा सब करते हैं, बट जब हकीकत का नंबर आता है तो ना तो फ़ोन उठते हैं, ना वो डॉक्टर साहब हमें मिलते हैं जो दवाई दे के गए थे। और कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल होता है हर जगह पे कि यहाँ आ जाओ, ये करवा लो, यहाँ आ जाओ, वो। मतलब हमसे सब उम्मीद करते हैं, वोट से लेकर के हर तरह की। लेकिन हमारे लिए जब करने का नंबर आता है तो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। मेरे पिताजी पता नहीं कितनी रैलियों में आज तक जीवन में गए होंगे, मुझे याद नहीं है। 2-4 जगह पिटे भी हैं, केवल एक समोसे के चक्कर में। और वहाँ दिन भर पड़े रहे। बेचारों को ये भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आया क्यों, लेकिन बस जाना है, टोपी पहनी, झंडा लिया और निकल गए बिना मतलब। आज तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं मेरी समझ में आया कि 40 साल का तो मैं भी हो गया कि पिताजी इतने रैलियों में गए, उसके निष्कर्ष क्या निकला। भाई ना तो हमारे सामान के रेट बढ़ते, ज़मीनें हमारी ख़राब हो रही हैं, समझाने वाला हमें कोई है नहीं। जो भी आता है वो हमें मूंड के चल देता है। तो हमें लगा क्यों ना हमेशा काम करें। उसके बाद फिर 2017 में जाके ऐसा लगा कि अब निकलना चाहिए सेना से। लेकिन करते करते 2020 में सेवानिवृत्ति मिली, और गोल तो हो ही गए थे, बस थोड़ी सी गोलाई लेनी बाकी थी बाहर आके। उसके बाद कैमरा लिया और पूरे भारत में निकल गया। आज हमारे पास लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसान हैं जो टच में हैं, और हम लगभग 14 राज्यों में बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पे सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। दिया पहले थोड़ा सा अंधेरा है, अभी क्यों है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। बिजनौर में वीडियो तो बहुत देखी जा रही है, लेकिन आप जैसे जागरूक लोग नहीं मिलते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। और निश्चित रूप से जब आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, आपका समय खराब नहीं होगा। मैं रहने वाला चौंकपुरी गाँव का हूँ। आप सब जानते होंगे, गोलबाग से आगे किराया आता है गोलबाग, और वहीं पे दक्षिण साइड में मेरा गांव है चौंकपुरी। चौंकपुरी में श्री वीरेंद्र सिंह है मेरे पिताजी का नाम। दादाजी महाशय तुलाराम जी थे। सामान्य से छोटे किसान का बच्चा हूँ। सामान्य परिस्थितियाँ देख करके आगे बढ़ा, और घर में कर्जा भी देखा, गरीबी भी देखी, और वो सब देखा जो एक किसान झेलता है। मुझसे कुछ बचा हुआ नहीं है। हमारे साइकिल के पैंडल में भी वो लट्टू नहीं पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। 50 पैसे की बाल बॉडी भी डलवाते थे साइकिल में, तो ये सोचते थे यार मिस्त्री भूल जाए तो 50 पैसे बच जाए टेम्पो का किराया, है नहीं। तो वो दिन भी देखे हैं। चावल के मांड से भी खाना खाया है। ऐसा दिन भी समय आया कि उसी में नमक मिर्ची मिलाई कि आज दाल के पैसे नहीं है, ठीक है, चावल के मांड से भी चलेगा। किसान कभी ना कुदरत से कभी गुस्सा होता है, ना सिस्टम से कभी गुस्सा होता है। वो किसी से गुस्सा नहीं होता। किसान और जवान ये दोनों ऐसे हैं, इनको मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। आप कई बार खेत में काम कर रहे होते हैं, लड़का को बोलते तो रोटी ले आइए, घर फोन करते हो, अनिल जी वो तो पढ़ना चला गया, चल कोई बात ना, रहने दे, दोपहर को खा लूंगा जाकर। नाश्ता खत्म, कुएं पर गए, पानी पिया, हो गया सुथरा। होता है कि नहीं होता ये सभी के साथ। उसके बाद घर पहुंचे तो घर पता चला कि वो जो मन खाने का था वो बनाया नहीं। तो घर वाली ने बोला कि वो दाल ना थी, मैंने तो लौकी रखी थी, इससे रोटी बना दी। ठीक है भाई, वही दे दे। फिर गए, हाथ मुंह धुला, मन मारा। अब तक कह किसी को नहीं सकते अपनी व्यथा। बच्चा बोलता है मम्मी पापा से कह दियो बुलेट लूंगा, इस बार कोचिंग करने धामपुर जाऊंगा। मम्मी भी कह दे दिला दियो, अकेला लौंडा कहाँ लेके जाओगे इतना। अब बाप सोच रहा है कि मैं रेड रोड से पीछा छूटे तो इसको कुछ दिलाऊं। खेती खत्म हो रहे हैं। वो बात घरवाली को बता नहीं सकता। घरवाली को बताएगा तो वो तांडव पहले कर देगी, समझेगी बाद में कहानी।
कि मैंने तो पहले मना करी थी, मेरा भैया फलानी दवाई बता रहा था, तुमने, वो अपने भैया पे ले जाएगी सीधी कहानी कि मेरा भैया सही बता रहा था और तुमने माननी नहीं बात। तो इससे किसान का सोचता है कि यार रहने दे बाबा, मैं किसी को नहीं बता रहा। उस बीच में कई लोग आते हैं चुपचाप, उनकी दवाई खरीदी, डाली हमने, हम सब कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी मैनेज करने के लिए, फिर भी ना तो हमारा कृषि कार्ड जाता या उतरता है कभी। 95% लोगों का तो नहीं उतरता बेचारों का, वो हर साल रिवेन्यू करा रहे हैं। हमारा जो ट्रैक्टर खड़ा है, चलो कार को तो मैं नहीं कह सकता, भैया की खरीदी हुई हो सकती है, जैसे वो खड़ा है, ये सब हमारे लोन पे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम कोई चीज़ डायरेक्टली जा करके एकदम खरीद सकें। आज अगर मकान बना लिया तो 10 साल बाद ये लीसेगा और 5 साल बाद ये पेंट होगा, क्योंकि हम किसान हैं। हमारी स्थिति ऐसी देखो, हमें ना तो कोई चाहता कि हम बढ़ें, सीधी सी बात है, हम आगे बढ़ गए तो सारे सिस्टम पे फिर हमारा राज। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि इसे मत उठन दो। टायर होते हैं ना, टायर हमेशा घिसते हैं, लेकिन टायर को कोई पूछता है? कभी देखा तुमने टायर की सफाई करता हो किसी को? गाड़ी चमचमाएंगे बढ़िया करके, ऊपर देखो इसके भी टायर गंदे हैं, गाड़ी बढ़िया खड़ी, टायरों पे कोई ध्यान नहीं देता। और हम टायर हैं, हम पे ही सारे सिस्टम चल रहा है, हमारे ऊपर रगड़ रहे हैं हमें, कांटे में, कीचड़ में, हर जगह, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं कहीं। आज आप जाओ कि मैं किसान हूँ, वो क्या कर किसान हो तो क्या कर रहे हैं, अपना काम देख बाहर को निकल करे जैसे रोज हमें सुबह शाम तक। हकीकत तो ये सत्यता है, कुछ भी कह लो, और लेकिन हम कर भी कह सकते हैं, मगर हम जागरूक हो सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कभी कि जो भी तबका, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो जाति के मामले हो, चाहे वो समाज के मामले में हो, चाहे वो किसी सैनिक के हथियार के मामले में हो या ट्रैक्टर के मामले में हो, आप जो काम अपने जीवन में कर रहे हैं, यदि आप लोगों को उसके बारे में जागरूकता नहीं है तो आप शुद्ध रूप से बड़े आसानी से बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको गीता नहीं आती और आपके सामने मैंने गीता ले रखी है हाथ में, और मैंने आपको बोल दिया कि मैंने 12 से 13 बार गीता का अध्ययन किया है, तो मैं अगर उसमें ये कहूँगा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि काला गुलाब जामुन तुम्हारे घर पे जो गीता सुनाना आएगा उसको खिलाना है, मुझे मत खिलाना, तुम्हारा जिसे मन करे खिला देना, तो तुम कहोगे भैया रुको तुम ही खा लियो, भागोगे मोरने और वहाँ से काला गुलाब जामुन लाओगे। श्री कृष्ण ने बोला ही ना, क्योंकि मेरे हाथ में गीता है, मैंने तुम्हें दिमाग में डाल दिया कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुमने गीता पढ़ी होती तो तुम कहते जरा कौन से अध्याय में निकालते हो, जरा कौन से योग में, हम भी देखा, हमने भी गीता 3 बार पढ़ रखी, तो मेरी हवा संट हो जाती, मैं गीता लेकर निकल लेता हूँ वहाँ से चुपचाप। अब जैसे हम सेना में थे तो पहले हमें ट्रेनिंग दी गई, हथियार से लेकर के डिसिप्लिन तक, और पूरे कानून पढ़ाए गए, तब एक सिपाही बनाया गया जब हमने सारे टेस्ट पास करे। लेकिन किसान की ट्रेनिंग ही ना, किसान को लोग इसलिए बुलाते हैं, आज भी डॉक्टर साहब ने बुलाया होगा तो आधों को लग रहा होगा कोई शिष्य बेचने वाले आएंगे, भाई यार रोज ही हमें ऐसी मीटिंग तो हम ना आ जा रहे, कोई ना कोई आएगा शिष्य बेचेगा, अपनी कंपनी का प्रचार करेगा, भाग जाएगा। लेकिन यहाँ कंपनी नहीं है, यहाँ किसान से किसान की वार्तालाप हो रही डायरेक्ट, कि हमारे दुख क्या है और उनका निवारण क्या है नहीं? तो अभी तो मैं तुम्हें पोसा रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, भैंस के लिए पोसाते, थोड़ा पहले पानी डालते हैं, थन आराम से बात करेंगे, तो जब तुम गर्म हो जाओगे दूध देने लायक तब दूध दूंगा बैठ करके। तो अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ चीज़ें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, नहीं तो पता लगेगा यार कौन आया था डॉक्टर साहब, क्या बोला, हमारी समझ में तो कुछ आई नहीं कहानी, तुम बताओ दोबारा से। तो ये हमारे साथ चल रहा है, हम जागरूक नहीं हैं। तो हम लोग, खेती तो हमारे हाथ में आ गई, खेती मतलब भारत में क्या चल रहा है कि जो सबसे बेवकूफ़ है घर में वो खेती करता है। भैया हम पढ़े लिखे ना थे, हम तो खेती कर रहे हैं, मतलब खेती को आपने मूर्ख लोगों की संपत्ति समझ लिया, ऐसा नहीं है। खेती से बढ़िया कोई व्यवसाय दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आप उसको व्यवसाय के तरीके से करेंगे तो, समझ रहे हो मेरी बात? ये ट्रैक्टर 10 लाख रुपए भी कमा के दे सकता है, अगर रथखाने में खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं कमा के देगा। जागरूकता होनी चाहिए कि इसके पीछे हैरो भी चलती है। आपको ये नहीं बताया किसने कि इसके पीछे हैरो भी लगे, बस ये बता रखा गोत लाने के लिए, हैरो नहीं चलती, हैरो के लिए दूसरा ट्रैक्टर खरीदो। जबकि एक ही ट्रैक्टर गोत भी ला सकता है, एक ही ट्रैक्टर हैरो भी चला सकता है, ये ट्रैक्टर आपका एक कुआं भी चला देगा। तो हमें खेती के बारे में ना तो नॉलेज दी गई और ना हमने कभी लेने की उसी स्तर पे कोशिश करी, क्योंकि किसान बेचारा किस किस को सुने। और कृषि विज्ञान में जाता है तो वहाँ कुछ अलग कहानी होती है, गोष्ठियों में जाता है तो वहाँ कुछ अलग कहानी होती है। बस एक पेंसिल मिल जाएगी, एक कॉपी मिल जाएगी, एक समोसा, एक बूंदी का लड्डू, एक आलू की सब्जी और 2-3 पूरी, हो गया काम, डिब्बा पकड़ो अपना अपने घर को आ जाओ। पेंसिल बोला के बालकों को दे दे के ले बेटे तुम्हारे काम आ जाएगी। एक फाइल सी मिले, बोला के नीचे ऐसा दबा दे, कभी काम आ जाएगी, कहीं पर चुरची रखने के लिए, हो गई गोष्ठी, कहानी खत्म। एक पर्चा सा मिलेगा, उसका बालक उसका वो बनाएंगे। हम तो बना मतलब उड़ाने वाला जहाज पहले बचपन में, या बरसात में नाव बना लिए थे, पानी चला था गलियारों में, सालों नाव के पीछे पीछे जाकर थे, चला गया, तो वो भी खत्म। हाँ बस ऐसी वाली डायरी मिले। अब लोग क्या करें इस डायरी का, या तो कुछ कर लेंगे या कुछ, या कहीं किसी को कुछ दे दिया, या बच्चा खेल रहा है उसे दे दिया, कहीं ऊपर चुरची लिख ली। और
ऐसे बैठे हैं वे जो बैठे बीच बैठे या दूध का हिसाब नहीं, उनकी गलती नहीं है। मैं तो एक सिस्टम की बात बता रहा हूँ जो होता है। ये डायरी का सही यूज नहीं होता। हमें डायरी दी गई है वहां पे कुछ लिखने के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ मिला ही ना पूरी उसमें जो लिखते वो रटी रटाई कहानी कि भाई रामायण में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान और बाकी चीज भी तो होंगी। इतना लंबे चौड़े रामायण लिखी, आगे को तो बता, कुछ पता ही ना करो, बता होगा कहाँ से। मुझे इतना पता, राम जी जन्मे, वन में गए, रावण को मारा, सीता को ले लंका आ गए, कहानी खत्म। इतने में उन्नत अपनी रामलीला सुना दी, मेन रामलीला हटा दी। तो हमारे साथ भी यही होता है। अब किसान को खेती के बारे में जागरूकता देने की जरूरत है, जो मुझे लगता है भारत के अंदर। आप उसको प्रोडक्ट मत बेचो, आप उसको ये मत बताओ कि तेरी इस गन्ने को 100 कुंटल कैसे लेके जाएं। आप उसको ये समझाओ कि ये गन्ना उगेगा तब जब जमीन रहेगी। भाई आप धामपुर पिक्चर देखने जब जाओगे ना, रंगीन चश्मा लगा के, जब जिंदे रहोगे, जब जिंदे ही ना रहने का तो खेल खत्म। धामपुर पिक्चर देखना कौन जाएगा? लाश को तो लेके जाने का नहीं पिक्चर दिखाने। तो जिंदा रहने की बात करो तो हमारी जमीनें मर रही हैं, ये सबको पता है। आपको किसकी जमीन ऐसी है जिसमें रोग नहीं है? और बिना दवाई के गन्ना कर लिया उस आदमी ने इस साल। कितने लोग आप लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं, और भी खेती कर रहे होंगे। ऐसी कोई फसल है जो बिना दवाई के, बिना पंप मारे आप खेती कर पा रहे हो? दवाई लगा के बिना। अब कुल मिला करके हमारे गांव में शुगर मिल वाले आए थे, बिलाई वाले। वो गांव वालों को ये कह के गए कि ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले ये चलाओ, नहीं तो तुम्हारी जमीनें बचेंगी नहीं। अब डलवाई भी तो तुम नहीं है। इतने लंबी लंबी शीशा सूत्रों देखा कौन गया? हमें थोड़ी। आपको क्या पता दवाई का नाम क्या है? आपको बताया गया, लाके बेची गई, आपको फोर्स किया गया लगाने के लिए। आपको वो शेख चिल्ली की कहानी हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित है। जब मैं पूरब में जाता हूँ तो उनको पता नहीं बेचारों को शेख चिल्ली क्या है। आपने तो सुनी होगी। वो साला खाट प्लेट का हिसाब लगा लेता कि मेरी इतनी भाड़ बन जाएंगी, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आँख खोली तो वो चना भी सपा। तो इन्होंने हमें वही शेख चिल्ली वाले सपने दिखा दिए कि ये लगाओ, ये कंपनी का, ये लगाओ, ये कंपनी। भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम लगा रहे हैं। अब इसमें दोनों की गलती रही। कंपनी ने भी सही बताया, लेकिन कंपनी के जो प्रतिनिधि आए, डीलर आए, उन्होंने अपना बचाने, उठा लेना उसका, कमलदीप का फोन है। उन्होंने क्या किया कि जैसे ये कंपनी है ताऊ जी, तो कंपनी ने बताया कि भैया आधा ml पर लीटर ये दवाई छिड़कनी है। दवाई छिड़कने पहले अपने शरीर पर सरसों का तेल लगा लेना, हाथों में ग्लव्स पहन लेना, फुल बांह की शर्ट पहन के आना, ऊपर का गला बंद रखना, मुंह पे मास्क लगाना है, ठीक है, और मुंह पे साफा बांधना है। फुल पैंट होनी चाहिए, पैरों में यहाँ तक का जूता होना चाहिए, कोई भी शरीर का अंग खुला ना हो, ये दवाई आपके शरीर पे ना पड़े। अब उसके बाद आप इसका स्प्रे करो। कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हो? अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये सब कीटनाशक और फंगिसाइड स्किन के द्वारा आपकी बॉडी में जाते हैं। आप लोग को शायद पता हो कि नहीं पता हो, मेरे मम्मी पापा दोनों कैंसर पेशेंट हैं, दोनों। कल दवाई दिला कर लाया था पापा की, आपसे बात हुई थी डॉक्टर साहब जब दिल्ली, वहाँ से आया बाद में, मैं ट्रिप से पहले उनको दवाई दिला कर लाया। अभी भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टर उनको वो बोतल लगा रहा है, खाना नहीं खा पा रहे। सारी जिंदगी उन्होंने जितने भी स्प्रे करे ना, वो सब कच्चे में करें, बीड़ी पीते हुए, जैसे तुम लोग करते हो, सब करते हो, सब करते हो। किसानों का अगर वास्तविकता में आज की तारीख में एक एक घर से पकड़ के कैंसर का टेस्ट करा दिया जाए तो 100 में से 60 किसान कहीं ना कहीं कैंसर की चपेट में हैं। मानो या मत मानो, 100 किसानों को पकड़ो, उनमें से 20 किसान ही ठीक मिलेंगे, वरना स्वस्थ भी नहीं है। किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, किसी की आंखें खराब हैं, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा है। हर किसान बीमार है, हर घर में बीमारी। इसका जवाबदार कौन है? तो हमें जो कंपनी ने जो दवाई बताई, हमने उसका प्रयोग, भैया ने बोला कि ये 2 ml डालो, 1.5 ml, क्योंकि उसकी तो बोतल पे कमीशन है, जितनी बिकेंगे अगले को मिलेगा। कंपनी ने बना के बोतल पे लिख के देख दिया, लेकिन किसान के बोतल पड़ता ही नहीं। किसान तो जो राहुल आकर बता पाएगा वो मानेगा। राहुल ने अपने लालच में आपको बता दी 1.5 ml डाल लो। अब 1.5 डाली तो ये डॉक्टर साहब के खेत में आपको पकड़ लाए स्प्रे करने के लिए कि भैया इधर आके 60 रुपये टंकी लूँगा, कि कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कही कि 1.5 ml जो है डालनी है। आपको क्या लगा? हाँ इतना कीड़ा हो रहा है, 1.5 में क्या होगा? अच्छा, वो ये खोखा देगा आपको नापने के लिए, उससे कोई किसान नापता है क्या? जो नापने वाला दिया, जब तक पैक बनाना ना शाम को अंदाजे से डाल लें काम, तो हो गई यार 5 टंकी करनी, इसमें छोड़ भरोगे, इतना चक्कर में कौन पड़ेगा? और वो डोज हो गई अब 2.5 से 3 ml की। अब आपकी दवाइयाँ काम कैसे नहीं करती? आपको ये समझना है कि मेरी दवाई जो पिछले साल काम कर रही थी, इस साल काम क्यों नहीं कर रही? लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि जब आप कोई भी दवाई डालते हैं किसी पत्ते के ऊपर, तो 100% कीड़ा नहीं मरता है।
उनमें से 5 से 10% रह जाते हैं, बच जाते हैं। वो जो बचे हुए हैं वो ये दवाई की जो डोज थी इसका रेजिस्टेंट पावर झेल चुके होते हैं। जैसे हम कोरोना का जो वर्जन आया था पीछे हम झेल गए, अब साला वो सेम आ जाएगा, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उससे पावरफुल चाहिए हमें। ऐसे ही ये दवाई उसको झेल गया। अब ये जो कीटे बचे 10%, ये जब अमावस्या पूर्णिमा को अंडे देंगे, इसको मोबाइल को थोड़ा बंद कर लो, बड़ा डिस्टर्ब होता है इससे। ये जब बच्चे देंगे तो ये जो 20 ml आपने डाला था एक टंकी में, ये 20 ml झेल के आए हुए बच्चे हैं। इन पे 20 ml का कोई रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा, एक कीड़ा नहीं मरा। आपने देखा होगा गंडार डुबो के भी निकाली होगी, मरी नहीं होने की। मरी कहाँ से, वो झेल गई। अब इसको चाहिए 25 से 30 ml, अगली बार फिर 10 बचेंगे, अब इसको अगली बार फिर 5, मतलब हर बार बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ाओगे, एक दिन तुम मर जाओगे, वो नहीं मरेगी। वो प्रकृति का नियम है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मार नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात आप मुझे यहाँ नहीं बोलने दोगे, मैं दूसरे गांव में बोलूंगा। आप मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। आप इतना कर सकते हो, अपने गांव से मुझे भगा सकते हो, लेकिन मुझे मार नहीं सकते। कानून नहीं बोलता मुझे मारने का। आप मेरी आवाज़ भी नहीं दबा सकते, मैं कहीं और जाके बोलूंगा, ये बोलता ही रहूंगा जो मेरे मन में है। तो ऐसे ही कीड़े हैं, आप किसी को मार नहीं सकते। प्रकृति ने मारने का नियम बनाया ही नहीं, हमने मारने की प्लानिंग कर ली। 1962 से मार रहे हैं हम लोग। क्यों ना मरे बिजनौर के कीड़े, आज तक तो कीड़ा खत्म हो जाना चाहिए था। तो 2 और ज़्यादा मच्छर हो गए। पहले कम थे, जब हम ऐसी खाट पर सो जाते ऊपर, पूरी गर्मी ऐसी निकल जाती। अभी मच्छर जान खा ले, थोड़ी देर को फ़ोन लेकर भी छत पर चले जाओ तो उल्टे ज़्यादा हो गए। कारण अज्ञानता, हमें पता ही नहीं था कि डोज कितनी है, डालनी कितनी है। ऐसे ही हमने रासायनिक उर्वरकों में किया, यूरिया, DAP, पोटास। मजा आ रहा 50 में 60 डाल यार, मतलब आप बढ़ाई आपने, हर साल कम नहीं करी। जबकि करना क्या था, एक लेवल पर जाने के बाद वापस आना था। ट्रैक्टर की रेस फुल खोल दी, 40 पर भाग रहा धामपुर तक। आगे से चौथे बालक आ गए, या तो तुम जाओ या बालक मरे सामने वाले। ब्रेक कैसे मार लोगे इतनी स्पीड पर, खत्म। अब हम उसी स्थिति में आ गए कि हमारे ब्रेक ही ना लग रहे। जमीन में खाद ना डाले तो मरे, डालने तो मरे। अभी पानी देते भी डर लग रहा कि बीमारी ना आ जा, बीमारी ना आ जा, पानी मत दो। अब सबसे बड़ी बीमारी क्या आ रही है, अब आप तो बोलते हो रेड रोड आ गया साहब, रूट कटर आ गया, सफ़ेद मुँह की सुंडी जड़ काटती है, पत्ते सूखने लगे। उसके बाद आपका टॉप बोरर आ गया, पोका बोइंग हो गई। ये गन्ने में 2-4 बीमारी है। गन्ना दुनिया की एकमात्र ऐसी बेचारी बेहया फसल है, गन्ना और बांस। इसे जहाँ फेंक दो ये वहाँ हो जाता था। समझ रहे आप, गन्ने से बेहया फसल कोई नहीं, इसे जहाँ फेंक दो वहीं से हो जाएगा। गन्ने के लिए हमें इतना दिमाग लगाना पड़ रहा, इतने में तो अरबों की फसल हो जाए, इतना हम गन्ना कर रहे हैं। तो हम गन्ने में इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, जबकि गन्ने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। गन्ने को सबसे पहले खाद बहुत कम चाहिए, गन्ने को पानी बहुत कम चाहिए। गन्ना जो है बांस के कुल की फसल है, इसे तो खींच के पानी दो, 6-7 पानी में गन्ना हो जाता है। 6-7 पानी में हम दे रहे हैं 20, बल्कि बाजू का तो बरसात में बनना होता कुआ। तो गन्ने को हमने क्या बना दिया, धान बना दिया। चलने दो पानी। अभी राजस्थान में जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पानी की पीने की भी किल्लत है, और वो लोग ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तालाब बनाए हुए हैं खेत पे, और वहाँ से बूंद बूंद करके अनार उगा रहे हैं, जो तुम अनार खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। वो 8 लाख रुपए कमा रहे हो उस रेगिस्तान में, और हम इस स्वर्ग वाली धरती पे हमने इसकी ऐसी तैसी मार ली जमीन की, सब बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और 2025-30 के बाद में भूल जाइयो खेती वेती, गन्ने की तो छोड़ो, कोई सी भी ना होने की। ना तुम्हारा गेहूँ होने का, ना तुम्हारा धान होने के, ना तुम्हारा उड़द होने के, ना मसूर होगा, कोई होने की नहीं, क्योंकि ज़मीन हमने ख़त्म कर ली। स्थिति ये आ गई, अब समझ में नहीं आ रहा कि इनके लोन कैसे उतरेंगे। सूत्रों के खरीद तो लिए सोनालिका, 10 लाख का, इसका लोन कहाँ से जाएगा। क्योंकि गन्ना एक और अभी देखा होगा इस साल, पहले चीटी लगेंगी, मिली बगाएगी, गन्ना बजाए ऊपर के नीचे को बैठ जा, ऐसे नाटे हो जहाँ पहले ज़माने में नाटे नाते गाँव में 1-2 मिले थे, गन्ना नाटा हो रहा है। सारी कहानी आपके खेतों से शुरू होती है। तो अब समस्याओं का समाधान क्या है भैया? ये तो चलो हमने गलतियां गिना दी अभी तक कि हम लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। अधिक पानी, अधिक रसायन, अधिक पेस्टिसाइड, हम हर कुछ ज़्यादा। अच्छा, ये गलती भी नहीं है हमारी फितरत में इंसान की। उसे जब मज़ा आता है ना तो वहाँ बढ़ता है वो मज़ा, उसका घटेगा। रामलीला में देखा तुमने, 10 का नोट देने के बाद फिर एक जोश आता है, दोबारा से फिर एक नोट निकाल दी, उसके बाद तो साला चल हक तेरी सुबह देखी जाएगी। सुबह को गिने करेगा यार मोटर फूक गया था, पैसे थे 3,500 रुपये रात जेब में, तो यार दिए भैया यार, दे लिए, राड़ हो जाए घर में, बता दिया। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे भी यही स्थिति बनी हुई है। हमने करना ये है, अब इस ज़मीन को बचाना है सबसे पहले, और इस ज़मीन से ही सारी बीमारियाँ। बीमारी जो है ना, आप लोगों को लगता होगा 38 में है, 11-0-15 एक वैरायटी है। नहटोर में कपिल जी हैं, उनके यहाँ पे 5 बीघे लगा हुआ है, सारे के सारे में रेड रोड है। वीडियो बनाऊंगा उसकी में जाके भी। कहाँ से आ गई साहब 11-0-15 में रेड रोड? मतलब नई वैरायटी, नई वैरायटी है।
बीमारी जमीन में और आपके दिमाग में है। मैंने भी 38 लगाया हुआ है, लगभग 38 बीघे के आसपास। 2-4-5% तो चलता है, 10% तक भी चलता है किसान के खेत में। इतना तो वेरिएशन होता है, क्योंकि कुदरत भी कुछ पौधों को मारती है। आप तो नहीं मारोगे, आप तो किसान हो, बट कुदरत पूरा हिसाब करके चलती है। ईश्वर की कृपा से 1 रुपए की दवाई तो मैं लेना गया नहीं आज तक दुकान पे किसी की। और मेरे खेत में कोई बीमारी नहीं है 38 बीघे में। आपके जिले का रहने वाला हूँ, दुनिया आके वहाँ देख रही। आप भी जाओ, घूम के आओ कि बिना खाद पानी के जमीन में खेती कैसे होती है। 10 बीघे जमीन में 25 किलो यूरिया और 25 किलो 12-32-16 अभी तक की डोज बता दूंगा आपको, जब से वो गन्ना कटा है। 20 किलो सरसों की 40 किलो सरसों की खल, 20 किलो गुड़, 3 किलो फिटकरी, 3-4 किलो सेंधा नमक और 1 किलो काला नमक। उसके अलावा बैक्टीरिया कल्चर, ट्राइकोडर्मा विविरिया, सुडोमोनास, बैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लगानी, ये सारे के सारे 9 के 9। और इसमें 8-9 डाले हमने नाइट्रोजन के बैक्टीरिया। यूरिया की बोरी इतनी जमीन में नहीं है जितनी ऊपर अटकी हुई है, अभी समझाऊंगा उसके बारे में भी आप लोगों को। तो वो चलाए हैं। और कच्चा गोबर महीने में 1 बार 10 से 20 किलो घोलकर वो टंकी खोल दी, जाने दिया। बस इतनी डोज में गन्ना देख कहियो ऐसा ऐसा है। लोग नु कह रहे हैं कि भैया इतना मोटा गन्ना कैसे कर लिया। अब बताऊँ ना, मैं कैसे बताऊँ? मेरी बात को मानने को तैयार नहीं कि भैया मैंने तो इनसे करा, मैं लाया ही नहीं। क्या पता चुपके से लगा दियो। नहीं, चुपके से लगाऊंगा तो मैं इतने बड़े स्तर तक नहीं पहुंचता। अब जो चीज मैंने अपने खेत में करी वो आप अपने खेत में करके देखना, तो फिर आपको ये बोलेंगे कि तेने चुपके से डाल दिया होगा, फिर इन्हें ये बोलेंगे अरे तुम ऐसी चुपके से डाल लो जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये चीजें जब तुम खेत में करोगे ना, अभी जब तक आपने देखो, आप लोगों ने आँख खोली और जिम देखा, अभी तक डंड लगाने का तुम्हें पता ही नहीं किसी को, कि दौड़ के भी डंड लगाए जाते हैं, बॉडी बनती है उससे भी। बस ये पता कि जिम में जाके बॉडी बने। जब डंड लगाओगे जब पता चलेगा, फिर तुम कहोगे तुम चुपके से जिम चले गए होंगे। भैया डंड लगाने से ही बॉडी बनती है, वो पता नहीं है हमें, वो अलग बात है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, इसकी 2-3 टेक्निक है छोटी छोटी सी। आप जब भी अपने खेत की तैयारी